Good day everyone. We are starting with a new topic in this video today. And this topic has been asked by mostly various students that how to become a judge, what is the pay scale, how should we start preparing, who conducts the exam, what is the pattern of examination. So all these topics will be covered in this video today. और आपके जितने भी confusion हैं इसके regard में ये आज उम्मीद करती हूँ कि खत्म हो जाएंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस रिगार्ड में वो है हाउ टू प्रिपेयर। हम तैयारी कब शुरू करें, क्या बेस्ट टाइम रहता है। अब देखिए, अगर आप 5 ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, आपने अगर आपने 5 ईयर लॉ किया है जो कि 12th के बाद होता है, आफ्टर 12th, तो बेस्ट टाइम है कि आप अपने 3rd ईयर से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। और अगर आपने 3 ईयर लॉ किया है तो फिर बेस्ट टाइम है 1st ईयर ओवर होते यानी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। अब यहाँ पे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन क्या सब्जेक्ट होना है या जो सब्जेक्ट हमारे कोर्स में है हम उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, जानकारी नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप जिस भी स्टेट के लिए, क्योंकि हर स्टेट एक अलग पैटर्न के साथ में, एक अलग सिलेबस के साथ में, अलग डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स के साथ में, कि कई बार क्या होता है ज्यादा मार्क्स का है या कम मार्क्स का है, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हमारे पास ऑल इंडिया जुडिशरी नहीं है, तो हर स्टेट का एक डिफरेंट पैटर्न है, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा। देखिए, ये राइट टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको जज बनना है। उसके बाद में आप अपना स्पेसिफिक स्टेट सिलेक्ट करिए, उस स्टेट के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या आने हैं, ठीक है। और उन जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वहां से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करिए, ठीक है। 3rd ईयर है, 2nd ईयर है, इनमें आपके काफी सब्जेक्ट्स जो लॉ के होते हैं वो कवर हो जाते हैं, जो मेनली आते ही आते हैं किसी भी स्टेट की जुडिशरी आप ले लीजिए उसके अंदर। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। उस तरीके से क्या होता है, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तब से ही, ठीक है। वरना आप जब भी अपने लॉ की डिग्री आपके हाथ में हो, आप तब तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हाउ टू में ये तो मैंने आपको बताया था, व्हेन टू स्टेट्स, आपसे लॉ डिग्री जब आपका लॉ खत्म हो चुका होता है तब आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे अगर आप अपने लास्ट ईयर लॉ में भी हैं तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आए तब इंटरव्यू के दौरान आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। उससे पहले अगर आप अपीयरिंग में भी हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट कुछ महीने बचे हैं, फाइनल ईयर में है, आप एग्जाम बस होने ही वाला है, यू कैन अपीयर फॉर RJS। नेक्स्ट आवर क्वेरी कम्स, हु कंडक्ट्स द एग्जाम्स। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, क्योंकि अभी ऑल इंडिया जुडिशरी तो है नहीं, स्टेट वाइज हो रहा है, तो एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, या तो स्टेट कंडक्ट करवाएंगे या फिर जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं। यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्टेट में कौन कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम, या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रही है या फिर हाई कोर्ट कंडक्ट करवा रहा है। डिफरेंस क्या आता है, अगर आपकी स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंडक्ट करवा रही है तो आपके आंसर राइटिंग में डिफरेंस आ जाता है, वहां पे थोड़े थ्योरेटिकल आंसर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि
वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल जो चेक करने वाले होते हैं उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट कंडक्ट करा रही है तो आपके आंसर की जो अप्रोच होती है वो और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। उसमें आप ये बता पाते हैं कि डे टू डे डीलिंग्स में जब आप कोर्ट में गए थे सीआरपी से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड, या जो आपकी जजमेंट राइटिंग भी होती है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर चेक कर रहे होते हैं वो जजेस ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली एकेडमिशियंस होते हैं। पैनल आपका जज जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो इंटरव्यू पैनल में इंक्लूडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट our query is, what is the pattern of the exam? Once you have identified when to prepare, what all are the considerations to be taken care of, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है या हाई कोर्ट करवा रही है, उसके बाद में ये आ जाता है पैटर्न क्या है। तो मोस्टली जहां भी देखा गया है पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम इज सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एंड व्हाट इज दिस पैटर्न? पहले प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू। इसमें जो प्री आता है दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, दिस इज सब्जेक्टिव, और यहाँ पे वाइवा वॉइस। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसके रिलेशन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन ऑप्शंस में से आपको एक जो करेक्ट है वो चूज करना है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जो ये मेंस एग्जाम है वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप इलेबोरेटली लिखेंगे, थोड़ा ऐसे टाइप में रेलेवेंट सेक्शन लिखेंगे, जो अगर उसमें कोई हाईलाइटेड केस लॉ है आप वो केस लॉ लिखेंगे, और फिर इस तरह से आपका ये जो आंसर है वो फ्रेम होगा। इसे सब्जेक्टिव आंसर्स कहते हैं। सब्जेक्टिव आंसर में कुछ जैसे राजस्थान स्टेट है वहां पे 2 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं 2 नंबर, 5 नंबर, 2, 4, 5, 8, 6 और 10 नंबर, इस तरह से आंसर आते हैं। या फिर मध्य प्रदेश है, वहां पे क्या होता है हर सब्जेक्ट का 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के हर सब्जेक्ट में से। इस तरह से उनका मेंस फॉर्मुलेट होता है। एंड देन लास्टली इज द इंटरव्यू। देखिए पिछले कुछ टाइम से ये देखा गया है कि अगर आप मेंस इज एलिमिनेटिंग प्रोसेस, वहां पे छटनी की जाती है, सॉरी प्री जो है वो एलिमिनेटिंग प्रोसेस है, वहां पे छटनी हो जाती है कि कौन एलिजिबल होगा मेंस लिखने के लिए। फिर मेंस में आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, और फिर अगर आपने मेंस अच्छा लिखा है तो इंटरव्यू में चाहे आपके मोस्टली कितने भी मार्क्स आते थे, अगर आपने मेंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा लिख के आ गए हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का था। लेकिन अब जो मोस्टली कई स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है, इंटरव्यू में कैपिंग स्टार्ट कर दी है। कैपिंग का मतलब इंटरव्यू में उन्होंने आपसे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये मांग ली है कि आपको 20%, 30% या 40% मिनिमम, 40% तो है ही, 40% मिनिमम मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका इंटरव्यू क्वालिफाइंग माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन, चाहे आपके हाईएस्ट स्कोरर से ज्यादा ही आ रहे हो, लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए तो नहीं हो पाएगा। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन। Next is what after selection। हमने प्री दिया, मेंस दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, अब क्या, अब हम जज बन गए हैं? नहीं, क्या सीधा जब बस कचहरी में जाके हमारा जजमेंट देना शुरू कर दें? देखिए दरअसल होता यही है, आप जज बनने के बाद में आपको रेस्पेक्टिव जिला दे दिया जाता है, लेकिन वहां पे आप होते हैं एज अ ट्रेनी जज। मोस्टली ये हर जगह पीरियड होता है 2 इयर्स का, 2 साल का पीरियड एज अ ट्रेनी जज होता है, और उसके बाद में आप रेगुलर हो जाते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको किसी जज के अंडर ये कहा जा सकता है कि आप जज के अंडर ही प्रैक्टिस करेंगे, आप तब के पीरियड आपका ये चलेगा। उसके बाद में ये आपने जो सिलेक्शन किया था दैट वाज जूनियर डिवीजन, ठीक है।
जितने भी जुडिशरी के स्टेट में एग्जाम्स हो रहे हैं वो सिलेक्ट करते हैं जूनियर सिविल जज या फिर जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के बाद में आपका कुछ ईयर्स के बाद में, जैसे 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड आपने खत्म किया, उसके बाद में लगभग 1-2 साल के बाद में आप कंसिडर किए जाएंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन। और सीनियर डिवीजन आप रहेंगे, उसी में ही सिलेक्शन होता है सीजेएम का भी, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ही इज वन अमंग्स द इक्वल्स। एंड हु आर द इक्वल्स? जो सीनियर डिवीजन जजेस हैं वो, उनमें। और फिर जब आपको 5 साल एज ए सीजेएम हो जाते हैं, 5 years serving as a CGM, this is your basic qualifying eligibility to write further exam of ADJ. ADJ एग्जाम एक तो डायरेक्ट 7 साल की प्रैक्टिस के बाद में डायरेक्टली लिखा जा सकता है, 7 years ऑफ प्रैक्टिस प्लस 35 years ऑफ एज। ये तरीका है जब आपने जूनियर डिवीजन का एग्जाम क्लियर किया है, सिविल जज का, जो स्टेट्स कंडक्ट करा रही हैं जज के एग्जाम्स। उसके बाद आप सीनियर डिवीजन बने, सीनियर डिवीजन में सीजीएम के तौर पे आपने 5 साल सर्विस दी। उस 5 साल में फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है एडीजे का एग्जाम लिखने के लिए, और फिर इफ यू क्वालिफाई यू कैन बिकम अ एडीजे। वरना टाइम स्केल प्रमोशन भी होता है, वेयर यू डोंट हैव टू राइट द एग्जामिनेशन, बट as per time goes on you are promoted to the post of ADJ. Now most interesting topic out of all these is what is the pay scale? हमें पेमेंट कितना मिलेगा ये बताइए पहले, बाकी सब तो इतनी मेहनत हम कब करेंगे जब हमें पे स्केल पता होगा। तो देखिए रफली एक आइडिया मैं आपको अगर बता दूं तो 60,000 से लेके 80,000 तक पे स्केल होती है। आप कहेंगे मैम इतना वेग आइडिया दिया है आपने, 60,000 से 80,000 तक, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो 20,000 का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, ये 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन होता क्या है कि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। हर स्टेट का एक सिंक्रोनाइज्ड पे स्केल नहीं है। जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 60 है, मध्य प्रदेश में 70 है, यूपी में ऑलमोस्ट 80 पहुंच जाता है, 75 से 80 तक। तो ये डिफरेंसेस हर जगह पे रहते हैं, इसलिए मैंने आपको एक रफ आइडिया इन जनरल दिया है कि 60 से 70,000 के बीच में सैलरी रहती है। यहाँ पे अब पर्क्स क्या रहते हैं, डीए टीए ये सब आप लोगों ने सुना होगा, ये कैसे ऐड ऑन होते हैं सर्विसेज के साथ में, नहीं इसकी हम आगे डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली कैसे कैलकुलेट हो रही है ये सारी चीजें, या 70,000 के बाद में हमें नमस्कार कर दे रहे हैं ये आपकी सैलरी, चलिए खुश रहिए, नहीं। इसके साथ में आपके ऐड होते हैं डीए। डीए अगेन ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, सिंस आपकी सैलरी जो है वो स्टेट फंड से आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज्ड सैलरी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर स्टेट कौन कितना डेवलप्ड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हाउस कैसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपको किराया भत्ता दिया जा रहा है, ये डिपेंड करता है अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमें डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता जाता है उसके साथ में ये बढ़ता जाता है। नाउ some places it is around 164% also of the pay। ठीक है, देखो बढ़ रही है ना धीरे धीरे। इसके साथ में ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस में देखिए जनरली जूनियर डिवीजन जो जजेस होते हैं उनको गाड़ी नहीं मिलती है, उनको क्या कह दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर सीमा तय कर दी जाती है कि इतना पेट्रोल तक तो आपको स्टेट रियम्बर्स कर देगी, पेट्रोल डीजल जो भी है इतना स्टेट रियम्बर्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी इससे बढ़कर अगर खर्चा होता है तेल का तो वो आपको पर्सनली वहन करना होगा। उसी तरीके से जब रेसिडेंस वगैरह दिया जाता है तो रेसिडेंस के साथ में उसके मेंटेनेंस भी दी जा रही है, लेकिन एडिशनल काम अगर आपने करवाना है तो वो आपके माथे पे है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, रेसिडेंस ही अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट इन दोज केसेस, देन द गवर्नमेंट विल पे यू मंथली हाउस रेंट अलाउंस।
HRA जिसे बोलते हैं, ठीक है। और HRA के बेसिस क्या होता है, अगेन द स्टेट किस तरह से, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में ऑलमोस्ट 19-20 हजार तक हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। राजस्थान की बात करें तो वहां पे थोड़े इतनी महंगाई है नहीं, तो वहां पे अराउंड 12-13 हजार रुपए जो है मंथली दे दिया जाता है। इसके बाद में हमारा न्यूज़पेपर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्लस यू गेट वन ऑर्डरली ऑल्सो। ऑर्डरली क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम जो होता है ऑफिस का ऑफिस में खत्म नहीं हो पाता है, देन यू गेट वन मोर हेल्पिंग हैंड। क्योंकि जब जजेस घर आके अपनी फाइल्स पढ़ रहे होते हैं या उनको कुछ काम कर उसमें फाइल्स में होता है, उसके प्रिंट आउट्स हैं वगैरह, तो एक जो हेल्पर होता है, जो ऑर्डरली होता है, एक उन्हें वहां पे भी घर के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है कि जज साहब आप पढ़िए, आप अपना पूरा जो जुडिशियल प्रेशियस जुडिशियल माइंड है वो आप केस पे लगाइए, लेकिन उसके साथ में जो प्रिंट आउट्स के लिए या जो स्टेशनरी के लिए या बाकी काम करने के लिए अगर आपको वो करवाने हैं तो उसके लिए हम आपको एक एडिशनल एक इंसान दे रहे हैं जो आपको इन सब कामों में हेल्प करेगा। यहाँ पे अब जब अगर प्रिंटर्स या फिर हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इनकी बात करें तो ये सब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्वियसली आप जज हैं, आपको कहाँ से अगर कुछ देखना होगा या प्रिंट आउट्स निकालने होंगे तो आप खुद खर्चा थोड़ी करके बैठेंगे, ये स्टेट का काम है कि, तो फिर स्टेट आपको ये सब प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कई जगह पे स्टेट आपको ऑलरेडी लैपटॉप और प्रिंटर्स वगैरह इशू कर देगी, या फिर आपको बोलेगी कि आप अपनी सैलरी से खरीद लीजिए और फिर बिल लगा के आप उसे रिइंबर्स भी करवा सकते हैं। फर्दर जैसे पर्क्स की और अगर हम बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एवरीथिंग हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। तो इसके साथ में इन ऑल अगर देखा जाए तो विद पर्क्स आल्सो इफ वी सी अ लम्प सम अमाउंट, then almost you get around 90K, ठीक है, which is a handsome amount, right? And उसके बाद साथ में जो रुतबा और रुबाब मिलता है जज साहब होने का, आप एक एलिवेटेड चेयर पे बैठे होते हैं और सब लोग आके आपको नमन करके जाते हैं, माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप्स बोल के, तो that is also again a very good feeling which is attached to this handsome salary pay. Further, सोशल लाइफ ऑफ अ जज। अब हम सोशल लाइफ का क्या करें? डिस्कोथेक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हम कितना रोड साइड पे खड़े होके क्या हम पानी पूरी खा सकते हैं? आपकी सोशल लाइफ कितना अफेक्ट होगी एक बार आपका जब अगर जज एज अ जज अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस केस में। तो देखिए आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली यू आर बीइंग टॉट अबाउट सोशल अलूफनेस। Why? So that your decisions are unbiased, you are not bending your thoughts upon one particular party, you are not affected by any ideology of whatever political party is governing the country at that time. इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप थोड़ा कम घुले मिलिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे क्यों? ताकि आपका जो जजमेंट गिविंग कैपेसिटी है वो किसी भी तरीके से बायस ना हो, उस पर असर ना पड़े इन सब चीजों का। आप बाहर जाएंगे, सबसे मिलेंगे। और एक और चीज होती है, जो हाई कोर्ट होता है वो भी अपने जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर वॉच रखते हैं। क्यों रखते हैं? अगेन उन्हें चाहिए कि जो जस्टिस हो वो सर्व होना चाहिए। आपके एसीआर्स भी प्रिपेयर होते हैं। एसीआर जैसे मैंने पहले कहा था ना कि वन अमंगस्ट इक्वल एक सीजेएम होता है, तो सीजेएम जब वन अमंग इक्वल है तो उसे सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? उसके एसीआर के बेसिस पे, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं आपके सीनियर्स के द्वारा। वो क्या ध्यान में रखते हैं? वो आपका कंडक्ट, आपने किस तरह से व्यवहार रखा, आपका आचरण क्या रहा कोर्ट के दौरान, कोर्ट के बाद में, क्या जिन लोगों का आप केस कर रहे हैं या जिनसे डील कर रहे हैं उनमें से कोई पार्टी आपसे पर्सनली मिलने तो नहीं आ रही है, क्या आपके घर पे तो नहीं आ रहे, या आपका कोई स्पेशल वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, और होते हुए भी आपने अपने कोर्ट को ना नोटिफाई करते हुए भी वो केस डील कर लिया। ये सब चीजें एसीआर को अफेक्ट करती हैं एंड देन फर्दर अफेक्टिंग योर चांसेस ऑफ प्रमोशंस, ठीक है।
तो वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही, आप लोग जज इसीलिए बनना चाह रहे होंगे ताकि आप सबको न्याय दिला सकें, और उस न्याय के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो प्रोसेस है वो ये सोशल अलूफनेस इसका एक मेन पार्ट है। अगर ये सोशल अलूफनेस नहीं फॉलो की जाती है तो it is a general tendency of human being to get affected by the thoughts of the other people, and which should not happen. ठीक है? Further, इन सब के बाद में right, जो हमारा all points that we saw, क्या प्रिपरेशन कब करेंगे, कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा प्रिपरेशन को, फिर हम ये करवा कौन रहा है, एग्जामिनेशन स्टेट करवा रहा है या हाई कोर्ट करा रहा है। देखिए ये जो बेसिक चीजें जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में आप खुद अपना एक फेयर प्लान बना सकते हैं टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी। एंड व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न में यस देयर इज वन मोर थिंग इन पैटर्न। आप मध्य प्रदेश का एक बार पैटर्न देखिएगा। What happens there is the High Court they themselves have provided you कि हम कितने कौन से वाले सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फॉर प्री ऑल्सो दे हैव स्पेसिफाइड, फॉर सब्जेक्टिव उन्होंने कही रखा है हर सब्जेक्ट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के आएंगे, इस तरह हम 100 नंबर पूरा करेंगे। वहां पे जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि एक 100 नंबर का मेंस में पेपर ही अलग होता है इन सबके रिकॉर्ड में। और वहीं अगर आप राजस्थान की अगर बात देखें तो उनका सब्जेक्ट बाइफर्केशन भी नहीं है, और 100 नंबर के सिविल और क्रिमिनल के जो पेपर्स आते हैं उन्हीं में चार्ज फ्रेमिंग, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग इंक्लूडेड होता है। ठीक है, so this is why I am telling you, you first have to concentrate upon the kind of subject that you are preparing for. Like in our institute what we do is we provide bifurcations कि अगर आपको हाई कोर्ट ने नहीं भी दे रखा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू कितना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वगैरह जो भी चलते आ रहे हैं उनके बेसिस पे वी टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड हाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू द स्टेट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्शन के बाद वाला प्रोसेस। वो अभी जो ACR वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट ACR कम्स इनटू पिक्चर फॉर दिस थिंग। और ADG का भी अगर आपने एग्जाम नहीं भी लिखना है ना और टाइम स्केल प्रमोशन भी होना है तो टाइम स्केल प्रमोशन के लिए भी योर ACRs आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन फर्दर पे स्केल जो हमारा मेन इंटरेस्ट का टॉपिक है कि भैया पैसा कितना मिलेगा, नहीं तो हमारे DAs, TAs, आपके जितने भी एडिशनल पर्क्स हैं, एवरीथिंग एडिशनल पर्क्स में वी हैड newspapers, the electronic gadgets, one orderly, petrol reimbursements, ठीक है, and many more things that we have already discussed. So this was the thing which was relating to the pay scale and how to basically initially gear up for becoming a judge. देखिए जज बनना कोई आसान चीज नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक सही तरीके के साथ में, एक सही तैयारी के साथ में और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न के साथ में अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो जज बनना इजी हो सकता है। उसके लिए आप पहले ही अपना ध्यान जो है वो फोकस कर लीजिए कि आपको बेसिकली क्या आपको जज ही बनना है। अगर आप जज इस तरह बनेंगे कि चलो ठीक है तैयारी करना एक बार शुरू कर देते हैं, जज बने तो ठीक है, वरना ये जो तैयारी वो हमारी वकालत में काम आ जाएगी, नहीं। यू हैव टू सेट योर माइंड फर्स्ट, सेट अ गोल फर्स्ट, एक विजन लेके चलिए कि बनना तो जज ही है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, और जब तक आप अपना गोल नहीं सेट करते हैं, जब तक आप उसे एक सेकेंडरी चीज लेके चलेंगे कि ठीक है ये हुआ तो चलेगा, ये नहीं हुआ तो भी चलेगा, देन यू ओनली थिंक अबाउट इट, क्या इज दिस अ फेयर थिंग टू पुट अ थॉट अपॉन योर करियर इतना लाइटली लेके? नो, इट इज नॉट। ठीक है,
So all the very best for your upcoming examinations, and those who are yet to start the preparations, all the very best from our whole team. May you do very well in your examinations and you become judge as soon as possible. Thank you.